and you will come to know. uh, Sharing with you whiteboard. Start now. जिसकी हम बात करें वो किसकी हम लोग बात करें, आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीट राइटर्स। बीट राइटर्स, जो बीट राइटर्स हैं ये कौन कौन रहे? बीट राइटर्स आइडेंटिफाइज अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाइज अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स। निट, के एन आई टी, अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। ये सबसे पहला पॉइंट है कि अ ग्रुप ऑफ पोएट्स से नॉवेलिस्ट। ड्रामेटिस्ट नहीं थे, चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्रिटिक नहीं थे। और कब थे? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1950s एंड अर्ली 1960s। इन द सेकेंड हाफ ऑफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1950s, द 1950s एंड अर्ली 1960s एंड अर्ली 1960s। ओके, और किसी को बोर्ड शो, सबको हो रहा शो? मैडम आपके साइड में नेटवर्किंग इशू हो सकता है। आवाज मेरी जा रही है आपको? आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा अपना टच करिए इधर से उधर। एक बार ऐसे कुछ और भी लोगों का हुआ था तो दे सेट की, थोड़ा सा आप इधर से उधर कुछ करिए। फिर से, हाँ, फिर से आप कनेक्ट होइए। फिर से आप कनेक्ट होइए। तो बीट राइटर्स क्या है? आइडेंटिफाइज अ लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1950s एंड अर्ली 1960s, 1950 और 1960 में। इन्होंने किया क्या था कि ये तो आपको एक पहला पॉइंट हो गया, लेकिन इनका एक मकसद था कि वे सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो दूसरा जो पॉइंट बनेगा, दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स। दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स हाइफन। उन्होंने क्या क्या किया था? यू विल कम टू नो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ। एंटी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट कामा, एंटी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कामा, एंटी इंटेलेक्चुअल। ये सारे शब्द आपको याद रहना चाहिए। एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी इंटेलेक्चुअल, opposed to the prevailing cultural, opposed to the prevailing cultural and literary and moral values, literary and moral values। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, आप ये देखेंगे कि
इसका समय भी पूछा गया है, क्यों इनको ऐसा कहा जाता है। एंड इन फेवर ऑफ अनफिटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, एंड इन फेवर ऑफ सेल्फ फिटर्ड रियलाइजेशन, REALISATI, पोएम, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है सब। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये 2 पॉइंट है। पहले मैं सारे पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, मैं फिर स्लाइड को बैक करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट, द बीट राइटर्स often performed, the beat writers often performed in in coffee houses and other public places to the accompaniment of drums or jazz music, to the accompaniment of drums, EANIMENTS, to the accompaniments of drums and jazz music, JAZZ, jazz music। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बीट राइटर्स थे, बुद्धिज्म, जीविस एंड क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म से भी वे प्रभावित थे, ड्रग्स वगैरह का भी सेवन करते थे, थोड़ा सा इस तरह से। और इस ग्रुप में जो पोएट थे, नेक्स्ट पॉइंट है, आई थिंक दैट द 4 पॉइंट, पोएट्स ऑफ दिस ग्रुप वर, पोएट्स ऑफ दिस ग्रुप वर, कौन कौन से पोएट थे? एलन जिन्सबर्ग, एलन जिन्स, GINSBERG, एलन जिन्सबर्ग, कामा ग्रेगरी कार्जो, ग्रेगरी कार्जो, कामा लॉरेंस फर्लिंग हेटी, RE, लॉरेंस फर्लिंग हेटी, फर्लिंग हेटी, लॉरेंस फर्लिंग हेटी। एंड द नॉवेलिस्ट, ये तो पोएट्स हो गए उस ग्रुप के। पांचवा पॉइंट, नॉवेलिस्ट में नॉवेलिस्ट वर, जो नॉवेलिस्ट थे वे कौन कौन से थे? विलियम बर्राफ्स, WILLIAM, विलियम बर्राफ्स, BORRAFS,
Roughs, comma, Jack Kerouac and Jack Kerouac, Kerouc, जैक केरॉक। तो इस तरह से रहा है एक। दूसरा चीज की नेक्स्ट पॉइंट, बीट राइटर्स शॉर्ट लिव्ड एंड लेफ्ट इट्स प्रिंट्स लेफ्ट इट्स प्रिंट्स लेफ्ट इट्स प्रिंट्स imprint and left its imprint on the subject and forms of of many writers of the 1960s and 1970s of the 1960s एंड 1970s। ये 70 है, 1970s। 1960 से 70 ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैंने ये भी बताया कि ये सब लोग जो है क्या करते थे, ड्रग का भी सेवन करते थे, इसमें रिलीजियस एक्सटेसी होती थी, इस तरह की चीजें हम पाते हैं। सो इतना मैं एक आपको ये बता रहा हूँ कि एक जो जिन्सबर्ग नाम के जो आपके पोएट थे, जिन्सबर्ग नॉट पोएट बट कि आई थिंक नॉवलिस्ट थे, नहीं, एलन जिन्सबर्ग पोएट थे। एलन जिन्सबर्ग का एक पोयम है हाउल करके, तो वो उसको लिखाना पड़ेगा ताकि ये चीज क्लियर है। सेवेंथ पॉइंट है एलन जिन्सबर्ग, एलन जिन्सबर्ग हाउल, 1956। ये पोयम है हाउल। और जो नॉवलिस्ट थे जैक किरॉक्स ऑन द रोड, एंड जैक केरॉक्स, Kerouac apostrophe S, on the road, 1958 is a nice example of beat writing। एक और चीज मैं यही लिख दूं, कोई चीज रह ना जाए। इन्होंने ज्यादातर जो दिखाया है वो क्या है कि रिलीजियस एक्सटेसी, रिलीजियस एक्सटेसी, ECSTASIES, रिलीजियस एक्सटेसी, ड्रग, DRUGGED,
ड्रग्ड हेलुसिनेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा हेलुसिनेशन। इतनी सारी बातें आपको ये याद करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि इसमें तीन क्वेश्चन तीन ढंग से पूछे गए हैं। थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और तीन ढंग से रहे हैं। तो ये चीज आपको कवर करना पड़ेगा। और मैं फिर से स्लाइड बैक कर रहा हूँ। हमने जो कवर किया है वो क्या बताया आपको, बीट राइटर्स। बीट राइटर्स किसको आइडेंटिफाई करता है या किसका ग्रुप है? लूज निट। लूज निट का मतलब है कि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड राइटर्स नहीं रहे। उनकी जो लिखने की शैली है, जो स्टाइल है, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वेल इस्टेब्लिश्ड रहे हो। तो बल्कि आप देखेंगे कि आइडेंटिफाइज लूज निट, यह एक लूज निट ग्रुप ऑफ पोएट्स था और नॉवेलिस्ट था। ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। कब आते हैं? 1950 से 1960 के दशक में। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? जस्ट आई वांट टू नो कि जो बीट राइटर्स है वो किस तरह के पोएट्स और नॉवेलिस्ट रहे हैं। लूज निट, या कब से कब आए हुए हैं? 50 से 60, 60 दशक तक। और उन्होंने क्या किया हुआ कि एक जो सोशल एटीट्यूड था उसके खिलाफ उन्होंने लिखा। दे शेयर्ड अ सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड्स क्या था? जो भी चीजें एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो उस समय का सिस्टम था उसके खिलाफ था। एंटी पॉलिटिकल, एंटी इंटेलेक्चुअल, अपोज्ड टू द प्रिवेलिंग कल्चर। उस समय का जो कल्चर था, जो लिटरेसी थी, जो मोरल वैल्यूज था, सबको उन्होंने अपोज किया। और उन्होंने कहा कि जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा एक्सप्रेशन है, उसको महत्व दिया जाए। उन्होंने समाज की चीजों का विरोध किया। समाज में जो चीजें उस समय प्रचलित थी उसका विरोध किया। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेल्फ फेटर्ड एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जो मैं रियलाइज करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, उसको महत्व दिया जाए। सेल्फ फेटर्ड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बीट राइटर्स थे ऑफन परफॉर्म, उन्होंने जो भी परफॉर्म किया किसको लेकर के किया है? जो भी चीजें उन्होंने परफॉर्म की कॉफी हाउस पर और पब्लिक प्लेस पर अपनी चीजों को जाते थे, कहते थे। और किसके कंपनीमेंट में? ड्रम्स और जाज म्यूजिक। तो कॉफी हाउस या पब्लिक प्लेस पर उस चीजों को परफॉर्म करते थे। और साथ ही साथ क्या और करते थे? ड्रम्स या उसको लेकर के क्या कहते हैं, जाज म्यूजिक को। इस समय के जो पोएट्स थे उनका नाम था एलेन जिन्सबर्ग, ग्रेगरी कार्डो, लॉरेंस फर्लिंग हेटी। नॉवलिस्ट में जो लोग थे, विलियम बर्राफ एंड जैक केराउक। बीट राइटर शॉर्ट लिव्ड थे और उनका असर एंड इट्स इम्प्रिंट, वर्ड यहाँ पे इम्प्रिंट होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, उस समय के लिटरेचर का जो फॉर्म था और जो सब्जेक्ट था उसको काफी प्रभावित किया। और इनका जो असर था वो 1960 से लेकर 1970 के दशक के राइटरों पर काफी देखने को मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो कब आए थे? 50 से 60 के दशक में आए थे। उनका असर किस दशक के राइटरों पर मिलता है? 60 से 70 के दशक के। किसका ग्रुप रहा है? नॉवेलिस्ट और पोएट्स का रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है, जो चाहे वो सिस्टम पॉलिटिक्स को लेकर के हो, चाहे और चीजों को लेकर के हो, तो वे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी पॉलिटिकल, उन सब चीजों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया। उसके बाद आप देखेंगे कि एक जो पोएट है एलन जिन्सबर्ग, ये पोएट है, उनका वर्क है हाउल। वो जो है एक बढ़िया एग्जाम्पल है। जैक केरॉक नॉवलिस्ट है, उनका एक वर्क है ऑन द रोड। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 1958 में आई है। और उनमें क्या रहा है? रिलीजियस एक्सटेसीज रहा है, ड्रग्ड हेलुसिनेशन। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रिलीजियस एक्सटेसीज एंड ड्रग्ड हेलुसिनेशन। तो बहुत ऐसा नहीं, 50 से 60 के दशक में आते हैं, 60 से 70 के दशक में उनका इम्पैक्ट पड़ता है।
काफी हाउस और पब्लिक प्लेस पे अपनी चीजों को परफॉर्म करते हैं विद द एकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम एंड जाज। और उनको इसलिए कहा गया था बीट कि वो बीटेड डाउन थे। बीटेड डाउन इन द सेंस कि जो उस समय के नाम से जो उस समय की चीजें थी उसको चैलेंज करते थे और कहते थे जो मैं महसूस करता हूँ वही चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब वो फ्रीडम में विश्वास करते थे, सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ जो है बेटरनेस में, जो भी चीजें थी उस पर वो विश्वास करते थे। तो इतनी सारी चीजें नहीं, इतना मैंने आपसे शेयर किया है। आई थिंक कि नाउ मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा, इसको समझ में आ गया होगा। और क्या मैं और दूसरा लूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी। जी। NATION। NATION। मैंने वहां डॉट लगा दिया, जगह नहीं थी इसलिए मैंने केवल वहां डॉट लगा करके मैंने कहा कि मैंने आधा लिखा है। नाउ गोइंग टू टेक द नेक्स्ट थिंग। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुआ था जिसको जो है ब्लैक आर्ट मूवमेंट कहा जाता है, वो भी फेमस रहा है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैक आर्ट मूवमेंट। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट है, अगर आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट रहा है यह किसको इंडिकेट करता है, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स को। तो सबसे पहला चीज की जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इट डेसिग्नेट्स, CESIGNATES, इट डेसिग्नेट्स a number of African American writers, a number of African American writers, writers whose work was shaped, whose work was shaped by the social and political turbulence, by the social and political turbulence, TURBULENC, of the 1960s, of the 1960s. uh, the decade of massive protest, the decade of massive protest, the decade of massive protest against the Vietnam War, against the Vietnam War, VIETNAM, Vietnam War. Demands for the rights of blacks that led to the demands, demands for the rights of blacks, for the rights of blacks that led to repeated and sometimes violent confrontations, that led to repeated
REPEAT that led to repeated and sometimes violent confrontation and sometimes violent confrontation confrontations and the riots and burnings in Los Angeles and the riots and burning in Los Angeles in Los Angeles. ये सारी चीजें हैं तो मैं सबसे पहले मैं स्लाइड को फिर से लाता हूँ। पहले मैं इस हिस्से को डिस्कस कर लूँ कि जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट है ये डिजिग्नेट करता है, किसको डिजिग्नेट करता है। सबसे पहला चीज की अफ्रीकन और अमेरिकन राइटर, ऐसा नहीं कि केवल अमेरिकन, अफ्रीकन और अमेरिकन जिनका जो वर्क है हुज वर्क वाज शेप्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस। कब का? 1960 का, जब वियतनाम वार हुआ था। तो उस वियतनाम वार के खिलाफ अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें बहुत सारे ब्लैक लोगों को मारा गया था। राइट्स बहुत हुए थे, लॉस एंजिल्स में राइट्स हुए थे। और आज भी आपको देखेंगे कि अभी हाल ही में कैसे जो है कितनी बार वहां पे रेशियल प्रिजुडिस की बातें निकल करके आती है और प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बहुत सारे जो है ब्लैक को जो है क्या किया गया कि सप्रेस करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी आज के समय की मेंटेलिटी में बड़ा सुधार वहां पे हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आज भी है। तो इस ऐसी जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट था यह अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स को प्रेजेंट करता है। यह 1960 के उस दशक की बात करता है जब पॉलिटिकल और सोशल एक तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, खासकर वियतनाम वार को लेकर के। और उसमें मैंने बताया था कि द डिकेड ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वियतनाम वार, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी जो जड़ें हैं वह वियतनाम वार के खिलाफ जो हुआ था तमाम तरह के। और साथ ही साथ जो है डिमांड फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक और ब्लैक के अधिकारों की मांग को लेकर के हुआ था। दैट लेड टू रिपीटेड एंड समटाइम्स violent confrontations and the riots and burnings in लॉस। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, राइट्स RIOTS होना चाहिए, RIOTS, दंगे वाला, उसको लेकर के हुआ था। तो इस सब चीजों को तो ब्लैक के जो राइट्स थे, अधिकार थे उसके लिए, ये तो यहाँ पे वाला नहीं, उधर जो पहले आया हुआ था। और मैसिव प्रोटेस्ट किसके खिलाफ मैसिव मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था? मैसिव प्रोटेस्ट आपका वियतनाम वार के खिलाफ। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। समय कब रहा? 1960 का। और इससे संबंधित लैरी नील ने एक ऐसे लिखा है द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट। उसमें उन्होंने क्या बताया, एक पॉइंट मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। दैट इज आई थिंक सेवेंथ और एट पहला पॉइंट हुआ था एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एक राइटर है लैरी नील। लैरी नील इन हिज ऐसे, लैरी नील ने अपने ऐसे जिसका क्या नाम है द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, यू विल कम टू नो, ये रहा है द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट 1968 में।
1968 में। यह ऐसे आता है, उसमें वो कहते हैं कि जो ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ द ब्लैक पार कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है कि ब्लैक आर्ट, BLACK, ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर एंड स्पिरिचुअल सिस्टर, SISTER, एंड स्पिरिचुअल सिस्टर ऑफ द ब्लैक पार कॉन्सेप्ट, ऑफ द ब्लैक पार, POWER, पार कॉन्सेप्ट, ब्लैक पार कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि जो लैरी नील ने जो एक एसेज थे, पहला क्वेश्चन तो यही है कि लैरी नील एक ऑथर है जिनका एक ऐसे है द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, जो 1968 में आता है। उन्होंने कहा था कि ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक, यह जो ब्लैक आर्ट है यह एक तरह का एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर है। किसका? ब्लैक पावर कॉन्सेप्ट का। ब्लैक पावर जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो है ब्लैक लोग सत्ता में आए और कैसे उनको शक्ति मिले, उनको राइट्स मिले, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट उसको लेके बात करता है या उससे संबंधित है, अलग से नहीं, ब्लैक पावर को लेकर की बात करता है। तो हमें एक चीज अभी यहाँ पे और नया शब्द है कि ब्लैक पावर कॉन्सेप्ट। जो ब्लैक पावर कॉन्सेप्ट है वह कुछ नहीं है, बल्कि वो यही कहता है कि ब्लैक पीपल को पॉलिटिक्स में और तमाम जगहों पर उनको राइट्स मिले और वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए और एक इंटीग्रेटेड नेशन बिल्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन हो। ऐसा ना हो कि उनको अलग किया जाए। तो इस तरह की चीजें हम है क्या करते हैं, हम पाते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें अगर आप देखेंगे कि आपको इस तरह की शब्द या इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट, ब्लैक पार कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें लैरी नील कैसे द ब्लैक आर्ट मूवमेंट। उनका डिमांड क्या था कि जो ब्लैक पावर मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इससे होता था कि वो पॉलिटिक्स से था, जिसकी स्पोक्स पर्सन थे स्टॉकले, कार्मिकल एंड वेलकम। उन्होंने क्या किया कि जो भी तमाम तरह के राइट्स छीने गए थे उसका उन्होंने अपोज किया था। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। अब सवाल ये उठता है कि लिटरेचर में इसका क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर अभी आपने देखा होगा अफ्रीकन लिटरेचर जो थिक फॉल अपार्ट है चिनुआ अचीबी का, और इसके अलावा जो है तमाम अफ्रीकन राइटर्स, और जो अफ्रीकन जो राइटर्स जो अमेरिका में अफ्रीका के लोग जो सेटल जिसमें एक माया एंजिलो है वो रही है, उन लोगों ने काफी काम किया है। इसलिए एक एक बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है। जैसे केल्टिक रिवाइवल है, आयरिश लिटरेरी रिनेशा, वैसे यह भी रहा है। तो एक एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये तो पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, द ब्लैक एस्थेटिक, AESTHETIC, जो ब्लैक एस्थेटिक था, ब्लैक एस्थेटिक्स रिजेक्टेड, ब्लैक एस्थेटिक, द ब्लैक एस्थेटिक that was wised, that was VOICD, that was wised are supported, are supported, that was wised are supported
by the writers in the movement, by the writers in the movement, in the movement rejected rejected as aspects of domination by white culture, as aspects of domination by white culture, by white culture, the high art and modernist form, the high art and modernist form, the high art and modernist form advocated by advocated by Ralph Ellison and other African American writers, other African American writers, WRITERS, in the 1950s, in the 1950s. सो इस और इनका संबंध जो है जाज उससे भी रहा था जो उसमें थे, जो जाज वाला भी थे उसमें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है कि कौन कौन से राइटर, अगर आपको याद होगा एक बहुत बड़ी राइटर इमामू अमीरी बराका, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, प्रोमिनेंट राइटर्स, प्रोमिनेंट राइटर्स, ये नाम समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमिनेंट राइटर्स में कौन कौन से आते हैं? इमामू अमीरी बराका, IMAMU, इमामू अमीरी बराका, इमामू अमीरी बराका। और एलन जिन्सबर्ग और जो बीट राइटर्स थे वो भी थे इसमें। और पॉल कार्टर हैरिसन, पॉल कार्टर हैरिसन, एक राइटर का और नाम लिख लीजिएगा, जेम्स एलन मैकफरसन, जेम्स एलन मैकफरसन। अगेन आई वांट टू टेल यू, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट का, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स इसमें थे जिन्होंने क्या किया था कि उनके वर्क में सोशल और पॉलिटिकल टर्बुलेंस 1960 का देखने को मिलता है। एक मैसिव प्रोटेस्ट वियतनाम वार के खिलाफ था, तमाम चीजें मैंने बताया था, जो बाद में कई जगहों पर अमेरिका में राइट्स वगैरह दंगे वगैरह भी हुए थे। साथ ही साथ ब्लैक के अधिकारों को भी लेकर के ये बात करता है, यह मूवमेंट जिससे रहा है। तो जो ब्लैक एस्थेटिक मूवमेंट था, जो ब्लैक एस्थेटिक मूवमेंट या जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट रहा है, यह जो है ब्लैक
पावर मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ था। जो ब्लैक पावर मूवमेंट है वह पॉलिटिकल मूवमेंट था, और जो ब्लैक आर्ट मूवमेंट है वह लिटरेरी मूवमेंट था, लेकिन दोनों का आपस में जुड़ा था। जो डिमांड की जा रही थी कि सम्मान के साथ जो है जिंदगी गुजारे, और तमाम चीजें, वो सब जो है वहाँ के नॉवेल में या उस समय देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि लैरी नील एक राइटर है जिन्होंने एक एसे लिखा था, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, जो 1968 ईस्वी में आता है। उसमें उन्होंने कहा कि ब्लैक आर्ट इज द एस्थेटिक, जो ब्लैक आर्ट है यह एस्थेटिक है एंड स्पिरिचुअल सिस्टर, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल सिस्टर एक इसका ब्लैक पार कॉन्सेप्ट। मतलब ब्लैक आर्ट जो है ब्लैक पार कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर ब्लैक आर्ट लिटरेरी मूवमेंट रहा है, तो ब्लैक पार पॉलिटिकल मूवमेंट रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि द ब्लैक एस्थेटिक जो मूवमेंट है, इसने वाइस आर सपोर्टेड बाय द राइटर्स इन द मूवमेंट रिजेक्टेड एज एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेशन। और इसने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस मूवमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड एज एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेशन बाय व्हाइट कल्चर। इन लोगों ने जो व्हाइट कल्चर था जिसको बहुत महत्व दिया जा रहा था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको उन्होंने महत्व ही नहीं दिया व्हाइट कल्चर को, कि व्हाइट लोग ज्यादा सुपीरियर है या उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस सब चीजों को। व्हाइट कल्चर, द हाई आर्ट एंड मॉडर्निस्ट मूवमेंट, तमाम चीजों को इन्होंने वो किया। और उन्होंने क्या किया, फॉर्म एडवोकेटेड बाय राल्फ एलिसन, एक राइटर थे राल्फ एलिसन, उन्होंने काफी चीजें एडवोकेट की किसके फेवर में, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के इन द 1950s में, कि उनको आगे बढ़ाया जाए। जो प्रोमिनेंट राइटर थे, इमामू अमीरी बाराका, बहुत फेमस नाम है इमामू अमीरी बाराका, पॉल कार्टर, हैरिसन, जेम्स एलन मैकफरसन, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा मैं डिटेल में जरूर पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बोर हो रहे होंगे या आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा बता दिया जा रहा है, क्योंकि डिटेल में पढ़े रहेंगे उसी में से लाइनें काफी अंदर से पूछी जाती है। जैसे हेजियोग्राफी का था तो सेम वही लाइन दिया गया था, इसलिए जरूरी है कि इतना हमें पढ़ना चाहिए। मैं सोच रहा था एक मैं और ले लेता। सबने कवर कर लिया है? ओके ओके। एक वर्ड है बॉम्बास्ट। जो वर्ड बॉम्बास्ट है, उसमें आप देखेंगे कि वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन, इसका जो डिफिनीशन है, वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। एक तो पॉइंट है वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन। दूसरा पॉइंट है, इसमें जो कहा जाता है, इस तरह का डिक्शन जो जिसके लिए यूज किया जाता है और जो उसमें होता है, कोई आपको नो सिमिलैरिटी, व्हाट हैज बीन सेड एंड हाउ हैज बीन सेड, एंड हाउ हैज बीन सेड। इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती कि क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। और तीसरा, इसमें पाम्पस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, पाम्पस लैंग्वेज। चौथा, जो बॉम्बास्ट है, वो कॉटन स्टफिंग को रिफर करता है। बॉम्बास्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, refers to
कॉटन स्टफिंग, CO। STUFFING जगह नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। कॉटन स्टफिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि कॉटन में अगर आप देखेंगे जब कोई चीज निकाली जाती है, उसका जो स्टफ होता है जो उसमें से निकाला जाता है वो शोर बहुत करता है और कुछ उसमें निकलता नहीं है, मतलब जितनी आवाज करेगा उतना उसमें कोई चीज निकल नहीं पाएगी। ऐसे ही यह एक डिक्शन होता है, इन्फ्लेटेड डिक्शन है, जिसमें बहुत चिल्ला करके जोर शोर से किसी बात को कहा जाता है, लेकिन जिस बात को कहा जाता है उसमें कोई दम नहीं होता। कहने का अंदाज तो बहुत सुपर होगा, लगेगा हीरोइक है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो चीज कही जा रही है उसका कोई बहुत महत्व नहीं होता। तो ये चीज क्या होता है, बम्बास्ट होता है। वर्डी और एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन रहा है। वर्डी एंड इन्फ्लेटेड, केवल शब्दों का इसमें खेल है, शब्दों का जादू है। अच्छे अच्छे शब्द लाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनको इन्फ्लेट किया जाए, इन्फ्लेट इन द सेंस की बहुत ही चढ़ा करके या इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि बहुत ही जो है दमदार ढंग से किसी बात को कही जा रही है, लेकिन जो बात कही जा रही है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। नो सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट हैज बीन सेड एंड हाउ हैज, बहुत कॉमन सा पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी कहा बताया था। जो कहा जा रहा है और जो बताया जा रहा है उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पॉम्पस लैंग्वेज होता है, शानदार लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। बम्बास्ट का मतलब होता है कॉटन स्टफिंग। कॉटन स्टफिंग से सीधे मतलब ये है कि जो भी चीजें कॉटन में अगर आप देखेंगे निकाली जाती है तो स्टफ कुछ नहीं होता, शोर ज्यादा होता है। ऐसे ही जो कहा जा रहा है उसमें कोई बात नहीं उसमें है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव डन। और एनी हाउ आई कुड कंप्लीट 3 वर्ड्स, लेकिन उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और हम लोग जो है कर लिए हैं, दैट्स, ये अपने में बड़ी चीज है। और चूंकि आज ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने दवा वगैरह खा के जो है किसी तरह से मैंने मैनेज किया। एक्चुअली मुझे कल से फीवर बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन सुबह में भी मैं सोचा कि अगर ड्रॉप हो जाएगा तो हो जाएगा ड्रॉप, इस टाइम भी एनी हाउ आई कुड मैनेज। तो हो गया काम भर का हम लोगों का क्लास। वी विल मीट इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो है मैं मुलाकात हम लोगों की होगी, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक, ओके।